सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अध्याय पहला का अगला पॉइंट, जो हमारा है कूलम्ब के नियम। ये हमारा पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो कंटिन्यू लास्ट तक बने रहे और लुत्फ उठाते रहे, क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में हम बात करने वाले कूलम्ब के नियम के बारे में। कूलम्ब के नियम क्यों और इस चैप्टर में आखिर आवेश के बाद ही क्यों आया, तो टॉपिक मेंशन क्यों किया गया और इसके पीछे रीज़न समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कूलम्ब का नियम। ठीक है, तो जब कूलम्ब का गुण बताया जा रहा था, है ना, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलम्ब। बात कुछ बहुत पुरानी है, 1753 ईस्वी। कब की? 1753 ईस्वी। तो कूलम्ब भैया मेंशन कर रहे थे, देख क्या रहे थे कि जब दो आवेश को एक दूसरे के साथ रखा जाता है तो वो या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था या फिर आकर्षित कर रहा था। याद है कि नहीं है पहला प्रॉपर्टी? सही था कि नहीं था? ठीक है, तो यानी कि दो आवेश के बीच दो प्रकार के गुण देखने को मिल रहा था, एक आकर्षण वाला, दूसरा प्रतिकर्षण वाला। एक जात वाला हमेशा एक दूसरे को धक्का देगा, बी जातीय आवेश हम हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इससे तो बात पता चल रहा था कि आकर्षण करने और प्रतिकर्षण करने में कुछ बल लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि दो आवेश के बीच भी बल की गणना की जा सकती है। ठीक है, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि इसी समय उस दौर के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन साहब परमाणु से संबंधित, परमाणु के बीच लगने वाले बल से संबंधित एक समीकरण का प्रतिपादन किए थे, जिसको गुरुत्वाकर्षण का समीकरण बोलते हैं। न्यूटन भैया कहना था कि भाई साहब देखिए, न्यूटन है ना, कूलम्ब है ना, यहाँ थोड़ा सा न्यूटन के बारे में बात कर ले दोस्तों। ठीक है, न्यूटन भैया कहना था कि देखिए, दुनिया में जिसके पास द्रव्यमान है, जिस दुनिया में अब दुनिया में कोई वस्तु एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास द्रव्यमान होगा, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो न्यूटन भैया का सीधा सीधा कहना था कि अगर दुनिया में कोई दो वस्तु है तो उसके बीच कुछ ना कुछ द्रव्यमान भाई होगा। तो पहला का m1, दूसरा को मान लिए m2। ठीक है, अगर उस दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दे, मान ली दोनों के बीच की दूरी r, तो न्यूटन भैया का कहना था कि देखिए, दुनिया में जितनी सारे वस्तुएं हैं वो हमेशा एक दूसरे पर बल लगाता है। लोगों को दिमाग में थोड़ा सा डाउट हुआ कि आखिर भाई कैसे, क्या हम भी बल लगाते हैं? तो न्यूटन बोला, हाँ मेरे भाई, आप भी बल लगाते हैं। न्यूटन समझाया कि देखिए, सूरज पृथ्वी को खींच रहा है अपने चारों तरफ, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कौन घूम रहा है? पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगा रही है। सही है। पृथ्वी के पास भी है जो कि चंद्रमा को खींच रहा है। चंद्रमा का पावर नहीं है कि हमारे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाए, यानी कि पृथ्वी किसको खींच रहा है? चंद्रमा को। ये भी सही है। हम हमेशा धरती से ही चिपक कर क्यों रहते भाई? क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के साथ साथ हमको भी खींच रही। थोड़ा उछल के देख लो, तुरंत खींच लेगी। चुंबक देखे हो कि ना देखे हो? अगर थोड़ा सा हटाएंगे तब फिर खींच लेता चुंबक कि बाबू मेरे से दूर नहीं जाओ, हमारे साथ, हमारे ऊपर हो तो हमसे उड़ने का कोशिश ना करो। मतलब कि पृथ्वी हम पर भी जो बल लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है। हमारे पास भी द्रव्यमान है कि नहीं है? आपके पास 90-100 किलो का तो होबे कीजिएगा, हाँ कि ना? तो आपके पास भी द्रव्यमान है, तो आप भी बल लगा रहे हैं किस पर? धरती पर। यही रीजन है कि और न्यूटन भैया बोले कि देखिए, जब भी दो परमाणु के बीच बल लगेगा हमेशा आकर्षण बल होगा, धक्का देने वाला बल नहीं होगा। अगर प्रतिकर्षण बल होता तो पृथ्वी किसी किसी को भेज देता अंतरिक्ष में कि जाओ, तुमको हम रखबे नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा आकर्षण बल होता है। तो इससे पता चल गया कि दुनिया में जिसके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान, उसके बीच जो बल की गणना किया जाएगा वो किसके नियम से किया जाएगा? न्यूटन के नियम से। किसके नियम से? न्यूटन के नियम से। न्यूटन भैया क्या बता दिए थे कि दोनों के बीच जो बल लगेगा, फोर्स, इस दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होगा। दुनिया बोला ठीक है भाई। और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दुनिया फिर माना ठीक है भाई। बोले इसको समीकरण 1 हम मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 एवं 2 से, है ना, तो F क्या आ जाएगा? समानुपाती m1 m2 बटा r²। दुनिया बोला ठीक है, हमको लास्ट में बताइएगा क्या रिजल्ट है। दुनिया को तो रिजल्ट से ना मतलब है, आपके परिश्रम से दुनिया को थोड़े मतलब है। न्यूटन इसके पीछे कितना समय बर्बाद कर दिया, लोग कह रहे कि हमको रिजल्ट बताइए। न्यूटन बोला सब्र कीजिए।
समानुपाती का चिन्ह हटाने का जब बात आया तो दुनिया बोला कि देखिए समानुपाती जब भी हटता है उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ज़रूर आता है। तो न्यूटन बोला एकदम आता है कि हमको कुछ समय दीजिए कि हम न्यूटन को जो इसके कांस्टेंट है उसका प्रूफ आपको देते हैं। न्यूटन बोला कि तब तक इसको आप जी मान लीजिए, चूँकि गुरुत्वाकर्षण को अंग्रेजी में ग्रेविटी बोलते हैं, तो बोला कि ग्रेविटी वाला कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर गुरुत्वाकर्षण के इस नियतांक को बताने के लिए न्यूटन अलग अलग देश में गया, अलग अलग वस्तुओं के बीच आकर्षण बल का गणना किया, मेजरमेंट किया, द्रव्यमान, दूरी, भाग गुना करके लास्ट में क्या बताया कि देखिए ई जो जी है वो 6.6710⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होते हैं। ठीक है, और ये दुनिया के सब जगह एक ही लागू होगा। दुनिया मान लिया। ठीक, न्यूटन से पूछा है क्या दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं जिसके पास द्रव्यमान है उसके बीच बल निकालने के लिए और कोई नियम है? न्यूटन बोल दिया नहीं है, बस मेरा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब दुनिया इस बात को सुनकर सब रिसर्च करना बंद कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण यानी दो वस्तुओं के बीच भी और प्रकार के बल हो सकता है। ठीक है, उसी में कूलम भैया थे, हर बात इसको नोटिस कर रहे थे। न्यूटन द्रव्यमान के बारे में बताया, कूलम बोला हाँ भाई बताया, तो यानी हम अगर द्रव्यमान के बारे में बता रहे हैं तो फिर हमारा बात कौन मानेगा? बोले कॉपी पेस्ट कर दिया और कॉपीराइट का क्लेम मरवा देगा, इसे भी हमारा कौन? न्यूटन। ठीक है, तो क्या समझे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिए न्यूटन। वहीं में कूलम भैया सोच रहे थे कि जिस प्रकार से दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमान है तो उसको लगाने, उसके बीच बल निकालने के लिए इस समीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार दिमाग लगा क्या अगर दो वस्तु मेरे पास है, मेरे पास भी क्या वस्तु है? दो आवेश है, मेरे पास भी अगर दो वस्तु है, क्या है? M1 M2। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आवेश जब भी आएगा द्रव्यमान के साथ आएगा। इस पर अगर Q1 आवेश है, कौन आवेश है? Q1, इस पर Q2। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो न्यूटन भैया जो बताए थे ये अनावेशित वस्तु था। कैसा वस्तु था? अनावेशित, मतलब चार्जलेस पार्टिकल के बीच हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा भाई, हमेशा। हम लोग चार्जलेस पार्टिकल था, हम पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, हमेशा, दुनिया में जहाँ भी रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो अनावेशित वस्तु पर हमेशा कौन बल लगता है? अनावेशित वस्तु पर हमेशा कौन बल? हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अनावेशित वस्तु पर हमेशा कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। दुनिया जान गया कि ठीक है, लेकिन अनावेशित जैसे बात न्यूटन बताया, कूलम बोला कि अब हमको थोड़ा सा समय दीजिए कि हम कुछ बताएंगे दुनिया को। तुरंत गया अपने लैब में, ये आवेशित वस्तु ले लिया। कण कैसा है? आवेशित कण। आवेशित कण कैसा कण दोस्त? आवेशित कण। ये बोला आवेशित कण में द्रव्यमान होता है? होता है। हमको द्रव्यमान से मतलब नहीं, क्योंकि द्रव्यमान के बारे में कौन बता दिया? न्यूटन बता दिया। ये बोला, ट्राई क्या किया कि देखिए कि जैसे द्रव्यमान था तब बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती था। यह ट्राई किया क्या अगर आवेश रहेगा तो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। समीकरण इसको 1 लिख दिया। ठीक, दूरी r है तो इसके दूरी के वर्ग के भी उसके अनुपाती होगा, समीकरण 2 लिख दिया। ठीक, समीकरण 1 और 2 से हमें जब न्यूटन अपना नियम लिख रहा था रिसर्च पेपर गुरुत्वाकर्षण के नियम, कूलम ध्यान से देख रहा था कि भाई हम भी सीखेंगे और तुम द्रव्यमान के बारे में बोल रहे हैं, हम आवेश के बारे में बताएंगे कि तुम हमको समय दो। तो हमेशा इस मेहनत किया गुरुत्वाकर्षण के लिए कौन? न्यूटन। छाप लिया कौन? कूलम। और फिर अपना नियम दिया। तो कॉपी पेस्ट नहीं किया अभी तक यहाँ तक। समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से तो एक समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अभी तक यहाँ कांस्टेंट नहीं आया। कूलम से पूछा है कि क्या आप भी कांस्टेंट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कूलम बोला कि देखिए तब तक इसको आप K मानिए। क्या मानिए? K मानिए, चाहे A मानिए, कुछ भी मानिए। तो K माना गया। क्या माना गया? और हमको थोड़ा सा समय दीजिए। और बाद में यह रिसर्च करके न्यूटन की तरह भी मेहनत करके अलग अलग आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल के अनुपात निकाल कर बताया कि K का जो K होता है
उसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान होता है 9 × 10⁹ कितना होता है भाई साहब 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब देखिए आपको हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बल हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R² हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो कूलम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का समीकरण आपको हम ये समझा रहे थे कि कूलम का नियम क्या है कि दो बिंदु और कैसा वस्तु आवेशित वस्तु, कैसा वस्तु आवेशित वस्तु। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के समीकरण को ही क्या बोलते हैं कूलम का नियम। क्या बोलते हैं कूलम का नियम। अब कूलम के नियम के अनुसार क्या होगा आप धीरे धीरे समझते हैं बात को। एक और बात ठीक ना, जब कूलम एक्सपेरिमेंट कर रहा था के का वैल्यू निकालने के लिए, किसका वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि तो थ्योरेटिकल बात ना था, समीकरण 1 और 2 कॉपी छापा कहाँ से गया था न्यूटन से। कहाँ से न्यूटन से। तो इसके क्लियरिटी, इसको क्लियर करने के लिए जब के का वैल्यू निकाल रहा था तो अलग अलग आवेश को रखा, दो आवेश को एक दूसरे के बहुत पास रखा, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव बोला गया। कौन बोला गया। दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखा तो पॉजिटिव धन आवेश का प्रकृति क्या कि धक्का देना, लेकिन बहुत नज़दीक रखने के कारण एक दूसरे को खींचकर गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग जा रहा था। कौन बल लग जा रहा था गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि दो अगर आवेश Q1 Q2 है, क्या है Q1 Q2, अगर इसके बीच की दूरी बहुत कम है, क्या है बहुत कम है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन विद्युतीय बल नगण्य हो जाएगा। विद्युतीय बल क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्युतीय बल नगण्य हो जाएगा। नगण्य क्या हो जाएगा नगण्य। विद्युतीय बल क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। इसका मतलब न्यूटन समझ गया कि अगर दो आवेशित कण के बीच अगर बल बताना है तो उस दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर रखना होगा। क्या रखना होगा बहुत दूर। तो उसी प्रकार से दोनों आवेश की दूरी को अगर बढ़ा दी जाए, अगर दूरी बहुत अधिक कर देंगे, क्या कर देंगे दूरी बहुत अधिक दूरी कर देंगे, तो इसके बीच फिर दो को बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि भैया आवेशित कण हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। किसके साथ आता है इसमें द्रव्यमान होता है। न्यूटन साफ साफ बोल दिया अनावेशित में भी द्रव्यमान होता है। न्यूटन साफ साफ बोल दिया कि देखिए जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें कौन बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन कूलम बोला कि जेकरा में द्रव्यमान के साथ आवेश होगा ना ओकरा में दोनों बल लगेगा, एगो आपका वाला बल एगो मेरा वाला बल। तो अब देखिए अगर आप अपने नियम को दूसरे के नियम से मिलाकर बताइएगा तो आपका वैल्यू थोड़े होगा, तो बोल जाएगा कि इसी का कॉपी पेस्ट है। तो कूलम दिमाग लगाया कि देखिए आवेश को बहुत नज़दीक रखेंगे तो उस समय दोनों बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय, लेकिन प्रबल रूप से न्यूटन भैया आगे हो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दिमाग लगा कि आवेश को बहुत दूरी रख दिया, बहुत अधिक दूरी पर रख दिया, बहुत अधिक दूरी पर रख दिया। क्या कर दिया बहुत अधिक दूर। आवेश Q1 और Q2 अधिक दूरी पर रखा तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा, विद्युतीय बल भी लगा। कौन बल लगा विद्युतीय बल भी लगा। लेकिन चूंकि दूरी बहुत होने के कारण गुरुत्वीय बल नगण्य हो गया और विद्युतीय बल प्रबल हो गया। क्या हो गया प्रबल हो गया। तब कूलम बोला कि देखिए दो आवेश के बीच बल तभी लगेगा जब दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हो, और तब हम उस समीकरण को क्या बोलेंगे कूलम का समीकरण। क्या बोलेंगे कूलम का समीकरण। और यदि दो आवेश का परिमाण की तुलना में उसकी दूरी बहुत अधिक हो तो उस दोनों आवेश को एक नया नाम दिया गया बिंदु आवेश। कौन आवेश बिंदु आवेश। अब देखिए बिंदु आवेश, जैसे कि इस मार्कर को हम यहाँ से देख रहे थे बिंदु की तरह हमको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा इसका है। लेकिन इसी मार्कर को हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अगर किसी सड़क पर रख देंगे और हम खड़ा होकर देखेंगे तो ये हमको इतना बड़ा अभी दिख रहा है, उस समय हमको इतना छोटा दिखेगा। अगर इसे आँख से नाप के देखेंगे तो दिखेगा नहीं दिखेगा। तो उस समय यह जो मार्कर होगा, क्योंकि अभी दूरी हमारे इसके बीच बहुत कम है, एकाध बित्ता का है। जब दूरी को बहुत बढ़ा देंगे तो ये हमारे लिए किसकी तरह कार्य करेगा बिंदु की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा बिंदु की तरह। यानी कि जब दो आवेश के बीच की दूरी उसके परिमाण की तुलना में बहुत
अधिक हो तो उस दोनों आवेश को एक नया नाम दिया गया, कूलम भैया नाम दिया, जिसको क्या बोला गया, बिंदु आवेश। कौन आवेश, बिंदु आवेश। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तब देखिए तो 1 मिनट में निपटा लेते हैं कूलम के नियम क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब हम लोग कूलम के नियम को समझना शुरू कर दिए थे। कूलम का नियम क्या था, वैसा समीकरण था जो दो आवेश के बीच बल को बताता था। अच्छा, आवेश कैसा था, बड़ा आवेश की छोटा आवेश, तो बिंदु आवेश। बहुत छोटे छोटे आवेश, बहुत बड़े आवेश होंगे तो उसमें भी दो बल लगेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाले बल और विद्युतीय बल। उस समय जो कि गुरुत्वाकर्षण वाले बल प्रबल हो जाएंगे तो उस समय विद्युतीय बल की कल्पना बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कूलम फार्मूला लिखे से पहले बता दिया कि देखिए तभी लगेगा कूलम का नियम जब आवेश बहुत दूर पर रहेगा। बहुत दूर यानी कि आवेश बिंदु की तरह होगा। किसकी तरह होगा, बिंदु की तरह। तो बताइए कि कूलम का नियम क्या किसी आवेश पर लग जाएगा कि बिंदु आवेश पर लगेगा, बिंदु आवेश। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो एक बार इसको मिटाते फिर आपको समझाते बिंदु आवेश। और कूलम भैया यही बात बोले थे, घबराइए नहीं, कुछ थोड़े है, यही बात बोले थे, उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे आएंगे हम लोग। अब आगे वैसे बाकायदा हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, हम आगे बात कर रहे होंगे दोनों के बीच संबंध के बारे में। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरी ना है, ठीक ना, दोनों बात लिख लीजिएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। फिर कुछ डाटा फॉर्म मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए आगे समझते फिर कूलम के नियम। तो भाई साहब सबसे पहले कूलम का नियम किसके लिए लागू हो रहा था, बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए, बिंदु आवेश। किसके लिए, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। कौन चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश, कैसा, दो बिंदु आवेश। क्योंकि कूलम का नियम दो बिंदु आवेश है, ऐसे दो आवेश के बीच की दूरी, यदि दो आवेश के बीच की दूरी यदि उसके परिमाण की तुलना में, यदि उसके परिमाण की तुलना में बहुत अधिक हो, दूरी बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, तो दोनों आवेश बिंदु आवेश कहलाएंगे। तो दोनों आवेश बिंदु आवेश कहलाएंगे। ठीक है, तो दो आवेश को बिंदु आवेश कब कहेंगे, जब दोनों के बीच की दूरी उसके परिमाण से बहुत अधिक हो। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज एक दूसरे से अगर 1 मीटर की दूरी पर रख देंगे तो बहुत, 2 कूलम चार्ज है 1 मीटर की दूरी पर, बहुत कम दूरी है, तो इसको बिंदु आवेश की तरह गणना हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही 2 कूलम चार्ज को अगर हम, इसी 2 कूलम चार्ज को हम यदि 1000 मीटर की दूरी पर रख दे, कितना दूरी पर, 1000 मीटर की दूरी पर, तो ये दोनों आवेश है बिंदु आवेश माने जाएंगे, बिंदु आवेश माने जाएंगे, बिंदु आवेश क्या होंगे, माने जाएंगे। ठीक है, अगर इसी में हम क्या करें, इसी में इसकी मात्रा को बहुत कम कर दे, दूरी परिमाण को बहुत कम कर देने का, अगर 2 माइक्रो कूलम लिख दे, 2 माइक्रो कूलम लिख दे, तो अब देखिए बहुत माइक्रो हो गया आवेश, अब दूरी 1 मीटर हो गया। तो अब देखिए आवेश की तुलना में दूरी बहुत बड़ा है कि नहीं है। माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस के 6, अब मीटर मतलब 10 के पावर प्लस 1 लाख मीटर दूर हो गया। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख मीटर दूर हो गया। इसका मतलब क्या समझे कि अब इस दोनों आवेश माइक्रो कूलम कर दिए। क्या कर दिए, माइक्रो कूलम। ठीक है, अब इस दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत अधिक हो गई। इसका मतलब इस दोनों भी किसकी तरह कार्य करेगा, बिंदु आवेश की तरह। किस आवेश की तरह, बिंदु आवेश की तरह।
ठीक है। तो कूलम का नियम भी किस आवेश के लिए लागू हो रहा था? बिंदु आवेश, क्योंकि बहुत नज़दीक आवेश को रखेंगे तो कूलम के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण का भी बल लग जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण के बल क्या करेगा? कूलम के बल के को नगण्य कर देगा, जिस कारण कूलम भैया अपने परिभाषा को परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए बोले कि कूलम का नियम तभी लगेगा जब आवेश बिंदु हो। कैसा हो? आवेश बिंदु हो। तो देखिए सबसे पहले कूलम का नियम क्या है भैया? तो कूलम का नियम, कूलम का नियम लिखेंगे कि दो अच्छा एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब बिंदु आवेश समझ में आ गया। स्थिर आवेश देखिए, कौन आवेश? स्थिर आवेश। अब हमारा जो पहला यूनिट है स्थिर वैद्युत की, पहला यूनिट गतिज आवेश, गतिज आवेश और स्थिर आवेश। भाई साहब हम पहले यूनिट पर स्थिर वैद्युतिक, यानी कि इसमें जब भी आवेश होगा रुकल होगा, यानी कूलम का नियम भी किस आवेश पर लगेगा? जो बिंदुवत आवेश हो और स्थिर आवेश हो। कैसा आवेश हो? बिंदुवत आवेश और स्थिर आवेश हो। इसका मतलब कूलम का नियम किस पर लग रहा होगा? बिंदु आवेश पर। कब? जब वो स्थिर हो। कैसा हो? स्थिर हो। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आवेश, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की गति प्रकाश के चाल की गति के बराबर होता है। प्रकाश के चाल की गति के बराबर होता है, गति के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकाश स्पीड में चलता है उसी प्रकार से कौन स्पीड में चलता है? विद्युत क्षेत्र। कौन चलता है? विद्युत क्षेत्र। यानी आवेश, एक आवेश को यहाँ रख देंगे, एक आवेश को चंद्रमा पर रख देंगे। बहुत दूर हो गया, बिंदु हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से प्रकाश जब निकलेगा तो उसको पहुँचने में प्रकाश, यहाँ से जब विद्युत क्षेत्र निकलेगा इसका, वहाँ तक पहुँचने में उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। क्या लगेगा? कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि देखिए ये मेरे पास एक आवेश, दूसरा आवेश, अगर यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकला प्रकाश की स्पीड से, और इसको हम यहाँ से यहाँ गति करवा दिए, तो क्या इसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि जब आवेश गति कर रहा होगा तो इस आवेश के जब एक आवेश गति कर रहा होगा तो दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र से जो बल का प्रभाव होगा दूसरे पर होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए जब भी कूलम के बल की परिकल्पना किया जाता है तो दो बात को इंश्योर किया जाता है कि सबसे पहले आवेश रुका है तभी कूलम का नियम लगेगा और एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। आवेश रुका होना चाहिए। और दूसरा क्या? आवेश बिंदु आवेश है, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूरी पर है तो है, यानी कूलम के नियम लगने के लिए सबसे पहले आवेश बिंदुवत होना चाहिए और आवेश स्थिर होना चाहिए। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में आगे हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो समझ में आया कि स्थिर आवेश का परिमाण स्थिर होता है। परिमाण कैसा होगा? स्थिर होगा, और इसका परिमाण बदल सकता है। परिमाण क्या हो सकता है? बदल सकता है। ठीक है। अब देखिए कूलम के नियम। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के समीकरण, को कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है भाई। तो कूलम के नियम समझ में आएगा। कूलम के नियम के अनुसार अब बात आया कूलम के नियम के अनुसार। कूलम भैया क्या बोले कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल है ना, क्या बोले कि दो बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण बल होगा या फिर विकर्षण बल होगा, है ना। विकर्षण बल दोनों आवेश
के। अब देखिए दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। परिमाण के, एक नंबर देकर लिखें, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब भाई साहब एफ जो होगा, एफ होगा यानी एफ होगा समानुपाती होगा m1 गुने m2। ठीक है, इसको इस प्रकार से घेर देंगे। यानी कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। एवं दूसरा में इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, तो भैया देखिए मतलब क्या होता है। तो मतबल क्या होगा, इसको मिटा दे, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि जो एफ होगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। इसको समीकरण लिखना है 2। क्या लिखना है, समीकरण 2। एक और बता दिया कि देखिए एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, ठीक है ना। तो इसके बीच बल हमेशा इस दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। किसके अनुदिश लगेगा, रेखा के अनुदिश। तो तीसरा में क्या लिखेंगे, तीसरा में क्या लिखेंगे, 1 2 3। तीसरा में लिखेंगे कि दोनों आवेश के बीच, दोनों आवेश के बीच बल, दोनों आवेश के बीच बल उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, अब आता समीकरण। अब समीकरण लिखेंगे 1 और 2 से, किससे, 1 एवं 2 से। कूलम का नियम किसकी तरह, न्यूटन की तरह। तो एफ समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कूलम भैया से पूछा कि कांस्टेंट बताइए, बोले कांस्टेंट जो रखना रख लीजिए। आपको मन है ए रखने का, ए रख लीजिए। बी रखने का मन कर रहा है, बी रख लीजिए। नाम आपका आर से शुरू होता है, आर रख लीजिए। लेकिन दुनिया बोला कि चलिए हम एक कांस्टेंट के मान लेते। दुनिया बुक में भी उसी बात को लिखा गया, हम ए बी सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट क्या मान लिया गया, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको बोला गया समानुपाती नियतांक। क्या बोला गया, जहाँ के को क्या बोला गया, के को बोला गया समानुपाती नियतांक। क्या बोला गया, समानुपाती नियतांक। यानी कि समानुपाती नियतांक जो होगा तो इसका वैल्यू बताना होगा नियम बनाने वाले को। कूलम भैया से पूछा गया कि जैसे गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन भैया बताए थे, आप भी बताइए, तब ना आपके जो नियम उसको पब्लिश करेंगे, पेटेंट करेंगे। तो बोले कि थोड़ा हमको समय दीजिए। एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग जगह पर, अलग अलग कंडीशन में। तो इनको पता चला कि जो के होता है उसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। क्या लिखा जाता है, इप्सिलॉन 0। इस पर आते हैं धीरे धीरे। जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दुनिया वाला जब पता चला के को 1/4 पाई इप्सिलॉन लिख सकते थे, तो इसको क्या लिखा, 1f को लिखा के जगह पर 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही समीकरण किसका था, कूलम के नियम का समीकरण था। किसका समीकरण था, कूलम के नियम का। तो जब भी कूलम के नियम क्या है लिखे कह देगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा 2 नंबर के लिए। बात समझ में आया भाई साहब। तो कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होता है दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसी नियम को क्या बोलते हैं, कूलम के नियम। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, एफ समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दुनिया पूछा समानुपाती का कांस्टेंट क्या लगाए, कूलम बोला जो लगाना है लगा लो। लेकिन स्टैंडर्ड रूप से के कहीं कहीं किताब में ए दिया हुआ, कहीं कहीं कुछ भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर में के दिया गया था, हम भी के लगा दिए। ठीक है, जहाँ के को क्या नाम रखा गया, समानुपाती कांस्टेंट। क्या इसका वैल्यू बाद में दिया गया, तो इसको क्या लिखा जाने लगा, के को 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। यहाँ तक बात को नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर आगे देख लेते हैं हम लोग कूलम के नियम के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं हम। तो भाई साहब कूलम के नियम अगर देखा जाए तो एक चोरी किया हुआ फार्मूला था जिसे कूलम ने 1753 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से चुरा लिया था। जब दुनिया पूछा कि कांस्टेंट क्या वही रखिएगा का सेम सेम, तो बोला नहीं भैया हमको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या बताया कि के जो था जिसको समानुपाती नियतांक, कहीं कहीं कूलम्स नियतांक लिखल रहता है तो उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है। तो इस कूलम नियतांक का वैल्यू बताइए, तो बोला कि देखिए इसको आप 1/4πε0 लिख सकते हैं और जिसका मान होता है 9 × 10⁹ इस दुनिया में सब जगह एक ही मान होगा। ठीक है, तो दुनिया बोला कि ठीक है इस नियम को आपके नाम के नियम यानी कूलम के नियम के नाम से पेटेंट कर देते हैं। देखिए दो बातें, सबसे पहली नंबर बात कि आवेश अगर वस्तु अनावेशित हो, अनावेशित वस्तु, कैसा वस्तु अनावेशित वस्तु, बउआ वस्तु अनावेशित है तो द्रव्यमान हमेशा होगा, सही है कि नहीं है। तो जिसमें सिर्फ द्रव्यमान होगा, जिसमें सिर्फ क्या होगा द्रव्यमान, तो उसमें लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लेकिन यदि वस्तु आवेशित हो गया, कैसा वस्तु हो गया आवेशित वस्तु, कैसा वस्तु आवेशित वस्तु, तो इसमें भैया द्रव्यमान भी है प्लस आवेश भी है, द्रव्यमान भी और आवेश भी है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा और विद्युतीय बल भी लगेगा, विद्युतीय बल भी लगेगा। गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया था न्यूटन साहब और इसका कूलम साहब। ठीक है, लेकिन अगर हमको आवेशित वस्तु पर केवल विद्युतीय बल लगाना है, केवल क्या लगाना है विद्युतीय बल, तो आवेशित वस्तु पर केवल विद्युतीय बल के लिए, केवल विद्युतीय बल के लिए है ना, दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला नंबर बात कि आवेश बिंदु हो ना, आवेश स्थिर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए स्थिर हो, आवेश कैसा हो स्थिर हो। और दूसरा आवेश एक बिंदु आवेश की तरह हो, आवेश एक बिंदु आवेश की तरह हो, आवेश कैसा हो बिंदु आवेश की तरह हो। ठीक है, यानी दोनों के बीच की दूरी उसके परिमाण से बहुत अधिक हो। ठीक है बउआ, अब देखो कूलम के नियम में क्या सीख लिए, कूलम के नियम, कूलम्स लॉ। तो ए बराबर क्या सीखे थे हम लोग, के Q1 Q2 बट्टा में R²। के को क्या बताया गया कि 1/4π इप्साइनल 0, क्या है इप्साइनल 0, जिसको इप्साइनल नॉट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इप्साइनल नॉट। इसको क्या पढ़ा जाता है इप्साइनल नॉट, क्या पढ़ा जाता है इप्साइनल, इप्साइलॉन, इप्साइलॉन या तो 0 पढ़े चाहे नॉट पढ़े, नॉट बढ़िया, इप्साइनल नॉट क्या पढ़ा जाता है इप्साइनल नॉट। और इसका मान क्या था 9 × 10⁹ क्या था 9 × 10⁹ और चूँकि इस यही ना था हमारा के, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात समझिए। अब बात आता है कि भैया यहाँ इप्साइनल नॉट क्या है भाई साहब, तो इप्साइनल नॉट है, इसको बोलते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इप्सिलॉन नॉट क्या है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। ठीक है, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, तो इसको क्या बोलते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या फिर आपेक्षिक परावैद्युतांक, या फिर आपेक्षिक परावैद्युतांक, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक। ठीक है, इसका दो नाम है, या तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता बोले या फिर
आपेक्षिक परावैद्युतांक बोले। और भाई साहब जो इप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला होता है वो होता है इप्साइनल बटे इप्साइनल आर। क्या होता है? इप्साइनल बटे इप्साइनल आर। अब देखिए ये क्या हो गया? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है ना, और ये क्या हो गया? या फिर आपेक्षिक परावैद्युतांक। और ये जो इप्सिलॉन होता है ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और नीचे वाला जो इप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो क्या हम बोल सकते हैं कि किसी निर्वात में विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक परावैद्युतांक या फिर मुक्त आकाश की विद्युतशीलता बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं आया? तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। बात समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक बात समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर बोला जाए आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या बोला जाए? आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, शीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एवं माध्यम की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक या फिर विद्युतशीलता, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो भाई साहब फॉर्मूला क्या बन रहे थे? फॉर्मूला बना था इप्सिलॉन नॉट बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन आर। तो अगर हम इप्सिलॉन बराबर क्या लिख सकते हैं? इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे? अरे लिख सकते हैं भाई। अब देखिए सब के लिए आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान सबके लिए आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान उसके माध्यम के मान पर निर्भर करता है, तो हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ का परावैद्युतांक जान लीजिए, है ना? परावैद्युतांक, कुछ का परावैद्युतांक। तो सबसे पहले हवा के लिए, किसके लिए? हवा के लिए, ठीक ना? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, कुछ माध्यम का परावैद्युतांक, है ना? कुछ माध्यम का परावैद्युतांक। सबसे पहला हवा या निर्वात की जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1। दोनों का लगभग से माना जाता है। 2 पानी के लिए 80 या फिर 81। 80 बुक में दिया गया, बिहार बोर्ड वाले बुक में 80 पूछा गया, कहीं कहीं बुक ना एग्जाम में 81 पूछ देता था। इतना बात ध्यान रखिए। ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या हो गया कि निर्वात की विद्युतशीलता में उस माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा? इप्सिलॉन नॉट बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, जहाँ इप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक है। किसका परावैद्युतांक है? माध्यम का परावैद्युतांक या विद्युतशीलता एक ही बात है दोस्त। हवा के लिए माध्यम की विद्युतशीलता का परावैद्युतांक 1 होता है, पानी के लिए 80 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बात को नोट कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो एक बार नोट कर लीजिए, कर लिए? ठीक है, अब देखिए यूनिट। ठीक, चलिए, तो कूलम के नियम से हमको बात पता चला कि K जो होता है उसको समानुपातिक नियतांक बोला जाता है, फिर कहीं कहीं कूलम नियतांक बोला जाता है, जिसको 9 × 10⁹ लिखा जाता है। ठीक है, कूलम के नियम बता दिया था हमसे कि F बराबर क्या होता है? 1 बटा, सबसे पहले F बराबर K Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, के Q1 को Q2 बटा आर स्क्वायर, चूँकि के को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹, इसलिए हम बल को क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में भाई साहब आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, बल का समीकरण हो गया। किसका समीकरण हो गया, बल का समीकरण। किसका समीकरण हो गया, बल का समीकरण। यानी अगर दो बिंदु आवेश के बीच बल की गणना करना तो हमको क्या चाहिए, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए और उसके बीच की दूरी चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक बात समझ में आया तो फिर देख लेते SI मात्रक। क्या देख लेते हैं, SI यूनिट। तो SI यूनिट में बल का SI यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम गुने कूलम, कूलम स्क्वायर। ये तो होगा नियतांक है तो कुछ नहीं होगा, है ना, बटे मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, चाहे इसी को क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बल है तो न्यूटन बोलेंगे। CGS में इसका डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। हाँ कि ना, तो बस इतना तो कुछ बात आपको याद रख ही लेना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देख लीजिए, अगर बात करें कि किसी माध्यम में विद्युत बल, किसी माध्यम में विद्युत बल, जैसे कि दो आवेश को हम हवा में रखें, ठीक है, तो उसके लिए हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अब उसी को तब कुछ बल लगेगा, उसी को पानी में रख देंगे तब बल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, अब वैसे बात है घट जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए है ना, निर्वात में सबसे पहले लिखे माध्यम में बल, है ना, माध्यम में बल। तो माध्यम को m से लिखते तो F मतलब फोर्स, m मतलब माध्यम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, है ना, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, इसलिए जो FM हमारा हो जाएगा, FM हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और ध्यान से देखिएगा तो FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कीजिए, Q1 Q2 को एक तरफ कीजिए बटा में आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर को एक तरफ कीजिए। और ये पूरा क्या है, फोर्स है कि नहीं है, यही है कि नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि FM जो होगा वो F बटे एप्सिलॉन आर के बराबर होगा, F बटे एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। यानी कि किसी माध्यम में बल, निर्वात में बल, और किसी माध्यम में बल, निर्वात में बल और उसके अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक ना, यानी किसी माध्यम में विद्युतीय बल उसके निर्वात में विद्युतीय बल एवं माध्यम की परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम की परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक है, यानी F मीडियम बराबर F बटे एप्सिलॉन आर। क्या होगा, एप्सिलॉन आर। और देखिए आपको बता दें कि एप्सिलॉन आर को K भी लिखा जाता है ना। ये बात आप ध्यान रखिए कि एप्सिलॉन आर को क्या लिखा जाता है, K, है ना। इसलिए किसी बुक में ये जो कांस्टेंट है इसको K नहीं A लिखा जाता है। तो आपको बता दें कि एप्सिलॉन आर जो होता है उसी को क्या लिखा जाता है, K। क्या लिखा जाता है, माध्यम के परावैद्युतांक को किससे लिखा जाता है, K से। क्या, किससे, K से। माध्यम का परावैद्युतांक, किसका परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, फिर माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि FM बराबर F बटा में K। ठीक है भाई साहब, तो उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को अंत करेंगे। तो लास्ट में सबसे पहले कूलम्ब के नियम से कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर बात करेंगे। क्वेश्चन लगा लेते हैं कूलम्ब के नियम पर। यदि दो
बिंदु आवेश, यदि 2 बिंदु आवेश 3 × 10⁻⁻5 कूलम्ब एवं 4 × 10⁻⁻4 कूलम्ब एक दूसरे से परस्पर 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है तो दोनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल ज्ञात करें। लगने वाला विद्युतीय बल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आवेश का गो है 2 गो, तो हमेशा फिगर बनाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। पहला आवेश Q1, दूसरा Q2। Q1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻⁻5 कूलम। Q2 की जगह पर 4 × 10⁻⁻4 कूलम और दूरी की जगह पर 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर मतलब 10⁻³ ना, तो 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कि दिया है कि गिवन दैट, दिया है कि Q1 क्या दिया हमारा 3 × 10⁻5 कूलम, Q2 4 × 10⁻4 कूलम एवं R क्या दिया हमको हमारे पास 2 मिलीमीटर यानी 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, निकालना क्या हमको बल, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसके नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका तो मान पता है हमको कि 9 × 10⁻9। Q1 कितना है हमारा 3 × 10⁻⁻5 और Q2 4 × 10⁻⁻4 बटा 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर वाले को एक तरफ, बिना पावर वाले को एक तरफ। तो देखिए ई पावर वाले सबको जोड़ देंगे, 4 × 12 बरनावा 108, 10⁻9 - 5 - 4 बटा 2 दूनी 4, 3 दूनी -6 क्या हो जाएगा, तो 108 बटा 4 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 0 और नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो 0 × 10⁻+6। तो काटेंगे बउआ तो 4 दूनी 8, 7 चक 28, तो 27 × 10⁻6 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो F कितना निकल गया 27 × 10⁻6 न्यूटन। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चन लगा लेंगे, कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग बात कर लेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कहाँ कहाँ कूलम के नियम लगेंगे, कहाँ कहाँ नहीं लगेंगे। साथ में इसके बाद बात कर लेंगे कूलम के नियम के सदिश रूप। ठीक है, तब तक तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।